आखिर कैसे हुआ हमारे सौर मंडल का निर्माण। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100 से 400 बिलियन तारे मौजूद हैं और मिल्की वे केंद्र में सबसे ज्यादा तारे पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाहरी छोर पर भी बहुत सारे तारे मौजूद हैं। इन्हीं में से एक तारा है हमारा सूर्य, जिसकी वजह से आज हमारी पृथ्वी पर जीवन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम 4.6 अरब साल पीछे जाएं तो हमें सौर मंडल आज के मुकाबले बिल्कुल अलग दिखाई देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय हमारे सौर मंडल के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी और यहाँ मौजूद ग्रह आज के ग्रहों से बिल्कुल अलग थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सौर मंडल के निर्माण के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, सौर मंडल की शुरुआत गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल के रूप में हुई थी, जो बिना किसी दिशा और आकार के ब्रह्मांड में घूम रहा था। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर तारे का निर्माण इन्हीं बादलों की वजह से हुआ है और कुछ ऐसा ही हमारे सूर्य के साथ भी हुआ था। आज से करीब 4.6 अरब साल पहले सोलर नेबुला नाम के एक बादल में कुछ प्रोसेस शुरू हुई, जो आगे चलकर हमारे सूर्य के निर्माण का कारण बनने वाले थे। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय सोलर नेबुला के आसपास एक तारा मौजूद हुआ करता था, जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। इस धमाके से निकलने वाले शॉक वेव सोलर नेबुला में मौजूद गैस और धूल को केंद्र की ओर धक्का दिया, जिसकी वजह से काफी सारे पार्टिकल्स केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, जिससे उसका केंद्र बहुत ही गर्म और घना हो गया। और इस बादल के केंद्र में ज्यादा पदार्थ इकट्ठा होने की वजह से वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ता जा रहा था, जिससे वो और भी पदार्थ को खींच रहा था। धीरे धीरे उस केंद्र की डेंसिटी और द्रव्यमान भी बढ़ने लगा, जिससे वह केंद्र एक केंद्र नहीं बल्कि आकार लेना शुरू कर दिया था। लगभग 99.9% पदार्थ बादल के बीच में घिर गया और एक तारा यानी सूर्य बन गया। तारे की इस स्टेज को प्रोटो स्टार कहा जाता है। ये तारे साइज में बहुत ही छोटे होते हैं और इनके पास खुद के द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी नहीं होती है। इनके केंद्र में लगने वाली ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में बदलती रहती है, जिसकी वजह से इनका तापमान लगातार बढ़ता रहता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा ना ही बनाया जा सकता है और ना ही तबाह किया जा सकता है, क्योंकि यह हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। और कुछ ऐसा ही सूर्य के प्रोटो स्टार फेज में भी होते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, जहाँ ग्रेविटेशनल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, धीरे धीरे इस तारे का तापमान बढ़कर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय तारे का केंद्र का तापमान और प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो चुका होता है, जिसकी वजह से इसमें नए प्रोसेस की शुरुआत होती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। ज्यादा तापमान और प्रेशर होने की वजह से हल्के आइटम्स को आपस में जोड़ने लगते हैं, जिससे भारी आइटम्स की फॉर्मेशन होती है और इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, जो तारे के केंद्र से हीट और लाइट के रूप में बाहर निकलती है। कुछ ऐसा ही हमारे यंग सूरज के साथ भी हो रहा था। अब सूर्य प्रोटो स्टार नहीं बल्कि एक मेन सीक्वेंस स्टार बन चुका था। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ज्यादातर तारे मेन सीक्वेंस कैटेगरी के ही होते हैं और अब हमारा सूरज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन सौर मंडल में सिर्फ सूर्य ही नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रह भी मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूर्य के साथ साथ सौर मंडल के ग्रहों की भी फॉर्मेशन हो रही थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सूर्य की फॉर्मेशन एक बहुत बड़े गैस और धूल के बादल से हुई थी, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। ये बादल असल में इतना बड़ा होता था कि अकेला सूरज इसमें मौजूद पूरे पदार्थ को अपने अंदर खींच नहीं पाया है। दोस्तों, जब एक तारा प्रोटो स्टार फेज तक पहुंच जाता है तो उसके आसपास मौजूद मैटर को प्लूटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर ग्रहों का निर्माण होता है। जैसे जैसे
यह घूमती हुई डिश सूर्य के चारों ओर घूमने लगती है तो यह ठंडी होने लगी और विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ बनने लगे। वैज्ञानिक गेगरी के अनुसार सूर्य के पास तापमान बहुत ज्यादा था, इसीलिए खनिज और धातुएं बनी और डिश के किनारे सूर्य की गर्मी से दूर बर्फ और अमोनिया जैसे कम अस्थिर ठोस पदार्थ बने। फिर धीरे धीरे वे बड़े होते गए और बची हुई सारी धूल को अपने में समेटते गए, जब तक कि वो ऐसे ग्रहों में नहीं बदल गए जिन्हें हम आज पहचानते हैं। सौर के केंद्र के निकट गर्म चट्टानी पदार्थ को धातु कोर वाले स्थानिक ग्रहों के रूप में गिना गया है, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। और ठंडे किनारों पर गैस और बर्फ के विशालकाय ग्रह पैदा हुए थे, जैसे शनि, बृहस्पति, नेपच्यून और यूरेनस शामिल हैं। आखिर क्या है क्षुद्र ग्रह बेल्ट? दोस्तों, जो चट्टानें ग्रहों के आकर्षण से बच गई थी वो क्षुद्र ग्रहों के रूप में बची हैं और बिना किसी स्थानीय घर के सौर मंडल में बिखर गई हैं। इनमें से कई चट्टानें मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करती हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट के रूप में जाना जाता है। ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है जो लगभग 600 मील व्यास का है। ये क्षुद्र ग्रह 4.5 अरब वर्ष पहले ग्रह निर्माण युग से बचे हुए चट्टानी मलबे हैं। ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।